हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास से एक महत्वपूर्ण विषय सैंधव कला लेकर उपस्थित हुआ हूं। इससे संबंधित प्रश्न है, सैंधव कला सैंधवों की सांस्कृतिक जागरूकता का प्रतिमान थी, वर्णन कीजिए या समीक्षा कीजिए। तो सैंधव कला के विषय में हमें आज जानकारी प्राप्त करना है। ये यूपीएससी, जेपीएससी और बीपीएससी जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में साधारणतः पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। सैंधवों की कला के प्रति विशेष रुझान था। इस बात का प्रमाण विभिन्न सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त कलात्मक सामग्री तथा अवशेषों से स्पष्ट होता है। सैंधव कला को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे निम्नलिखित डायग्राम एवं संक्षिप्त व्याख्या से व्यक्त करते हैं। तो इस डायग्राम में आप देखिए, सैंधवकालीन कला, इसे 3 भागों में बांटा गया है: स्थापत्य कला, मूर्ति कला और लघु मृण्ड मूर्ति कला। स्थापत्य कला में देखेंगे, पहला है नगर निर्माण योजना, दूसरा है अन्नागार व स्नानागार, तीसरा है सड़क व नालियों का प्रबंध और चौथा है भवनों की एकरूपता। उसी तरह से मूर्ति कला में पाषाण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ और धातु की मूर्तियाँ, और लघु मृण्ड मूर्ति कला के अंतर्गत खिलौने, मिट्टी के बर्तन, बटखरे, मोहरे, ताबीज़, मनके इत्यादि। तो सबसे पहले हम इसके पहले सेक्शन स्थापत्य कला को देखेंगे। सैंधवों की स्थापत्य कला के अंतर्गत उनकी नगर निर्माण योजना अत्यंत ही उन्नत थी। इसके नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर शैली में एकरूपता दर्शित होती है। दोनों ही नगर पूर्वी खंड और पश्चिमी खंड में विभाजित थे। इसमें पूर्वी खंड पश्चिमी खंड की तुलना में बड़ा था। दोनों नगरों के दुर्ग चतुर्भुज आकार के थे। इन दुर्गों के निर्माण में रक्षा को विशेष महत्व दिया गया था। दुर्ग के अंदर पकी हुई ईंटों की इमारतें बनी हुई थी। इन दुर्गों को कच्ची ईंटों की प्राचीरों से घेरा गया था। प्राचीरों की सुरक्षा के लिए इसका बाहरी भाग पकी हुई ईंटों से निर्मित किया गया था। कालांतर में रक्षा प्राचीरों के ऊपर बुर्जों का निर्माण हुआ था। सैंधव स्थानों से अनेक अन्नागार व स्नानागार प्राप्त हुए हैं, जो कलात्मक होने के साथ ही अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्मित किए गए थे। अन्नागार का निर्माण निश्चय ही अन्न भंडारण के लिए किया जाता था। घरों में स्नानागार तथा सार्वजनिक स्नानागार का भी निर्माण होता था। सार्वजनिक स्नानागार का उपयोग व्यापक पैमाने पर होता था। इन स्नानागारों में जलाशय, बरामदे, स्नान हेतु चबूतरे, गंदे पानी के निकास हेतु नालियों का प्रबंध था। सैंधवकालीन सड़कें लंबी, चौड़ी और सीधी थीं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थीं। सफाई के लिए सड़कों के किनारे मिट्टी के पात्रों की व्यवस्था थी। नगरों की पानी के निकास के लिए सड़कों के किनारे किनारे नालियों का जाल सा बिछा हुआ था। नालियों की सफाई की भी व्यवस्था थी। इनके भवनों का निर्माण सड़क और गलियों के किनारे योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। भवनों का निर्माण नींव डालकर ऊंचे चबूतरे पर किया जाता था, जिससे भवन को बाढ़
और सीलन से सुरक्षित रखा जा सके। भवन सादगी युक्त होते थे। इनमें रसोई, स्नानागार, शौचालय तथा आंगन होते थे। भवन 1 तथा 2 मंजिले होते थे। इनके निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। भवनों में अलमारियों की भी व्यवस्था थी। भवन अधिकांशतः गलियों की ओर खुलते थे तथा इनमें इनकी एकरूपता इसकी मुख्य विशेषता थी। अब हम इसकी मूर्तिकला को देखेंगे। मूर्तिकला में सिंधुवासी की मूर्तिकला अत्यंत ही उच्च कोटि की थी। मूर्तियों का निर्माण पाषाण, मिट्टी और धातु तीनों से ही किया जाता था। सजावट के लिए मूर्तियों में विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता था। सैंधव स्थलों से कई पाषाण एवं मिट्टी से निर्मित मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति जो त्रिभंगी मुद्रा में पैर उठाकर पट प्रक्षेप करने के लिए तत्पर है, विशिष्ट है। अब हम इसकी लघु मृण्ड मूर्तिकला को देखें तो लघु मृण्ड मूर्तियों के निर्माण में सिंधु वासियों को दक्षता प्राप्त थी। लघु मृण्ड मूर्तियों में नर नारी, पक्षी, कुत्ते, भेड़, गाय, बैल, बंदर आदि की मूर्तियां प्रमुख थीं। कुम्हार द्वारा प्रयोग किया जाने वाला चाक भी सैंधव कला का अंग था। चाक का प्रयोग कुम्हारों द्वारा बड़ी कुशलता से किया जाता था। चाक द्वारा निर्मित मिट्टी के बर्तनों को विभिन्न प्रकार के रंगों से वृक्षों तथा पशु पक्षी आदि की सुंदर आकृतियां अंकित की जाती थी। उत्खनन में कुछ ऐसे ठीकरे भी प्राप्त हुए हैं जिन पर मनुष्य की आकृतियां अंकित हैं, जो सिंधु वासियों की कलात्मक दशा की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त उत्खनन से प्राप्त विभिन्न प्रकार की मुहरें सिंधु वासियों की सर्वोत्तम कलाकृति है। मोहर निर्माण में सेलखड़ी का प्रयोग सर्वाधिक देखने को मिलता है। कुछ कांचली मिट्टी, गोंद, चर्ट आदि की मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। मुहरों का आकार मुख्यतः बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार तथा वृत्ताकार है। मुहरों पर एक सिंगी सांड, भैंस, बाघ, गैंडा, बकरी तथा हाथी की खुदी हुई आकृतियां यह स्पष्ट करती हैं कि सिंधुवासी कुशल कारीगर थे। उत्खनन से वर्गाकार तथा आयताकार ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिन पर एक तरफ मनुष्य अथवा पशु की आकृति तथा दूसरी तरफ लेख हैं। संभावना है कि ताम्रपत्रों का प्रयोग ताबीज़ के रूप में किया जाता होगा। इसके अलावे मनके, लिपि, चित्र आदि भी प्राप्त हुए हैं। सिंधुवासी मनके का प्रयोग गले और कमर के आभूषणों के रूप में करते थे। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि सिंधुवासियों की कला न केवल समृद्ध थी, बल्कि उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सांस्कृतिक जागरूकता भी मौजूद थी। इनकी कला बहुआयामी तथा नवीनता से परिपूर्ण थी। इस कारण यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सैंधव कला सैंधवों की सांस्कृतिक जागरूकता का प्रतिमान थी। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।